ठीक है, सुनो भाई, दो करेक्शंस हैं हमारे पास। सुनो सुनो, दो करेक्शंस हैं हमारे पास। एक तो हम लोगों ने कल किया था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, दैट इज नॉट पब्लिश्ड बाय WEF, दैट इज पब्लिश्ड बाय ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। हाँ जी, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। दोनों में अगर डिफरेंस आ जाए तो पता होना चाहिए क्या चीजें हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आता है आपका ITU की तरफ से। दूसरी चीज, हम लोगों ने एक NCAP किया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किया था एक हम लोगों ने। क्या था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताइए, व्हाइट शर्ट। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, वो क्या था? हाँ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे हम लोग थे। क्या था वो प्रोग्राम? बेसिकली PM 2.5 हम लोगों ने लिखा था। उसमें PM 2.5 प्लस PM 10 दो चीजें हैं, हम लोगों ने ओनली लिखा था, तो दोनों चीजें हैं उसमें। ये करेक्शन कर लेंगे आप अपने PDFs में भी। जी, एक मिनट, एक मिनट, सारे सुनो यार, रुको, शांति रखो, सिर्फ लिखो, बात करने की जरूरत नहीं है। कोई एक पर्सन बोल रहा है, उसकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। हाँ जी, इस बार किया इंडिया ने पार्टिसिपेट? आई थिंक इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इंडिया ने स्पेशली एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। चेक कर लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे, जरूर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, हम लोग NCAP कर रहे थे। हम लोगों ने NCAP में क्या देखा था कि हम लोग दो पैरामीटर्स के हिसाब से चीजें करते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। और हमारा टारगेट क्या था कि हम 2024 तक क्या कर देंगे? 20 to 24% कम कर देंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू आवर एटमॉस्फेयर ऑफ द बेस ईयर 2017। 20 to 30% है, ओके, 20 से 30% है। 2024 तक कम कर देंगे, 2017 बेस ईयर है। ये किन सिटीज के लिए एप्लीकेबल था? नॉन अटेनमेंट सिटीज। क्या मतलब है नॉन अटेनमेंट का? जिन्होंने NAAQS के हिसाब से अपने जो एटमॉस्फेयर में क्लीनलीनेस है वो मेंटेन नहीं करी। हम लोगों ने इसमें 12 पोल्यूटेंट्स भी किए थे, 8 NAQI वाले थे, और 4 कौन से थे? बेंजीन था हमारे पास, एक बेंजोपायरीन था, एक निकल था और एक आर्सेनिक था। ये 4 एक्स्ट्रा थे हमारे पास। इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। पहले हमने सिर्फ PM 10 लिखा था, PM 2.5 प्लस PM 10 दोनों है इसमें। चलो, और बताओ कोई और होमवर्क? किसने किसने किया है होमवर्क? कम लोग हैं जिन्होंने होमवर्क किया है। ये नंबर इंक्रीज होना चाहिए, बल्कि डिक्रीज हो रहा है ये। हाँ जी, मैंने पढ़ी इस बार 2022 वाली में। अच्छा, मैं चेक कर लूंगी, फिर ही मुझे विश्वास नहीं है। मैं चेक कर लूंगी, कल बता दूंगी। होमवर्क क्या क्या दिया था? नेवल कमांड वाला। हाँ हाँ, लास्ट अवेलेबल मेडिसिन AMR के लिए हमारे पास जो है एक्सरे मिले किसी को? C से नाम है उसका।
मिली नहीं है। आई थिंक उसका नाम कोलेस्टिन है, बट आई एम नॉट श्योर। ऐसा तो सी से कुछ नाम है उसका। हाँ, नहीं वो नहीं है, नहीं वो भी नहीं है। समथिंग कोलेस्टिन नाम से है उसका कुछ, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा पर्टिकुलर जो है। कोई नहीं, मैं चेक करके बताऊंगी उसको। और क्या दिया था? इंडियन नेवल कमांड्स, ठीक है, मिल गई होंगी आसानी से। ठीक है, और हाँ, पैरामीटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन कौन से हैं पैरामीटर्स? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। ये चार हैं। इनकी परसेंटेजेस भी होंगी कुछ ना कुछ। जीएचजी की 40% है, बाकी तीनों की कितनी है? 20% वेटेज है हमारे पास। इंडिया का रैंक है कोई इसमें रिसेंट वाला, लेटेस्ट वाला? इंडिया हैज 10th रैंक। इंडिया का क्या ये रैंक इंप्रूव हुआ है या फिर डाउनग्रेड हुआ है? सेम रहा है। स्कोर की फर्क नहीं पड़ता हमें। और क्या दिया था? किसने पब्लिश किया? तो हम लोगों ने देख ही लिया था। कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें इन्वॉल्व्ड? 3 थी। कौन कौन सी थी? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इनिशिएटिव और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 थी। अरोमा मिशन, ये दिया था अरोमा मिशन? हो ही गया था, यूनिक ही है। कहाँ थे तुम कल? क्लास में तो तुम यही थे, दिमाग कहाँ था तुम्हारा? चलो करें फिर आगे आज शुरू। किसी को कोई डाउट? चलो आ जाओ फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following countries has been declared as a newest republic? बारबाडोस, प्यूर्टो रिको, पनामा या फिर none of the above? बारबाडोस, ठीक बात है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कंट्री है कौन से ओशन में प्रेजेंट है? अटलांटिक ओशन। सी कौन सा है? कैरिबियन सी। अटलांटिक ओशन नॉर्थ या साउथ? साउथ। कैरिबियन सी साउथ है ना अटलांटिक ओशन के? कैरिबियन सी वेस्ट इंडीज वाली कंट्रीज यार। नॉर्थ में, प्रॉपर नॉर्थ में भी नहीं है, प्रॉपर साउथ में भी नहीं है, वेस्ट। नॉर्थ आप लिखेंगे पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि ये साउथ अमेरिका से ऊपर ऊपर है। ठीक बात है। चलो तो आंसर है इसका हमारा बारबाडोस। ये देखो यहाँ पर आपको बनाई हुई है, अटलांटिक ओशन है सारे के सारे यहाँ पर। ये जो देर आर टोटल 7 कंट्रीज विच आर लिंकिंग नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। इनको हम क्या बोलते हैं इस पूरे के पूरे पेनिनसुला को? कैरिबियन पेनिनसुला नहीं, नॉर्मली आपका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जिसमें आपकी डिफरेंट वाली हैं। ये पनामा हो गई, इसमें आपकी ग्वाटेमाला होगी, हॉन्डुरस हो गई। तो ये कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मैप पर नजर नहीं आती हैं, लेकिन जो भी इन कंट्रीज में रहा होगा, चाहे वोल्केनो इरप्ट हुआ हो, चाहे अर्थक्वेक आया हो, चाहे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पर आती हो, वो हमें पता होना चाहिए। हमें पनामा इस्तमस तो कर ही लिया था। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि इसने किस से आजादी प्राप्त करी है? क्या ये आजाद हुआ है कि रिपब्लिक बना है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? When the head of the state is being elected directly or indirectly? दोनों हो सकते हैं। इंडिया कैसा है? इनडायरेक्टली। ब्रिटेन कैसा है? वो तो मोनार्की है, या वो रिपब्लिक है ना? चलो तो, और तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, रिपब्लिक बना है बेसिकली। और ये किस से रिपब्लिक बना है अभी? यूके से। व्हाट डू यू मीन बाय दी कॉमनवेल्थ नेशंस? जिन पर ब्रिटेन ने अभी तक राज किया है, जो कॉलोनीज रही हैं यूके की,
उसमें कितने मेंबर्स है, होमवर्क लिखो। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कॉमनवेल्थ नेशंस? लिखा भी हो ऐसे तो इसमें 54 है, 55 भी हो सकते हैं, चेक कराना एक बार। क्लैरिटी है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू ग्लोबल गेटवे प्लान GGP, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मनी विल बी यूटिलाइज्ड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। देखो नॉर्मली है क्या ये ग्लोबल गेटवे प्लान, किसी को पता है? हाँ जी सर। इल्ले सुनाई नहीं दिया। ग्लोबल गेटवे प्लान है बेसिकली जहां पर यूरोपियन कमीशन, हाँ यूरोपियन कमीशन जो है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगा ताकि जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके विद रिस्पेक्ट टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो पूरे विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, उस खुद की कंट्री की है। हम आपको ग्रांट दे सकते हैं, हम आपको लोन दे सकते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं बोल सकते कि हम अकाउंटेबल हैं कि अगर आपकी कंट्री में रोड्स नहीं बनी हुई है तो आप मुझे आकर बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? हाँ जी, चाइना काउंटर करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, बट अगेन देयर आर मेनी थ्योरीज, मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन हाँ ये है कि जो चाइना है, चाइना का कौन सा इनिशिएटिव है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका लैंड रूट बना रहा है चाइना और दूसरा आपका क्या बना रहा है? सी रूट, मैरीटाइम रूट। तो चाइना के ऊपर सभी कंट्रीज डिपेंडेंट ना रहें, इसी के लिए क्या चाह रहा है बाकी और सारा वर्ल्ड कि हम भी किसी न किसी तरीके से ये जो डेवलपमेंट का पार्ट है उसका पार्ट बन सके, डेवलपमेंट का जो पूरा फेज है उसका पार्ट बन सके। ठीक बात है। तो ये रिलीज किया गया है बाय द यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन, अब इसमें क्या है, सरकार भी पैसे देगी इन्हें जो यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स हैं, और साथ में जो प्राइवेट कंपनीज है वो पैसे देगी। अगर मान लो किसी प्राइवेट कंपनी ने कहीं पर रोड बनाई है तो उसको क्या बेनिफिट है? उससे टोल टैक्स ले लेंगे बेसिकली वो हमसे। कंपनी को भी फायदा है, सरकार को फायदा है कि उन्हें नहीं बनानी पड़ रही। टेक्नोलॉजी अच्छी लेकर आएंगे प्राइवेट वाले, अगर आएंगे भी तो, और लोगों का भला तो वैसे ही हो रहा है बिकॉज रोड्स बन रही हैं आपके यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया तो ट्रेड अच्छा हो जाता है, ट्रेड अच्छा हो गया तो आपकी जो पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चल पड़ती है ना। तो ओवरऑल बेसिकली हम सोच रहे हैं, इसीलिए यूरोपियन कमीशन के हिसाब से ये जो प्लान है ये लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो सही है, इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड, फंडिंग विल बी डन बाय द यूरोपियन यूनियन। अच्छा एक और है हमारे पास B3W, है ना, ये है आपका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, दैट इज बाय G7 कंट्रीज। जैसे G7 कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज G7 में आती हैं? US, UK, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये 7 कंट्रीज आती हैं, कंसिडर टू बी डेवलप्ड कंट्रीज। पैसे खूब है इनके पास, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है इनके पास, इसीलिए ज्यादा पैसे इनके खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि पैसे खर्च कहां पर होते हैं? रिसर्च करने में। तो बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव का ही आप मान लो कि अगला ये ऑफ शूट है। ऑफ शूट का मतलब होता है इसकी नेक्स्ट स्टेज। तो ये क्या प्लान है? इस प्लान में हम क्या करें, ग्लोबल गेटवे प्लान में कम से कम $300 बिलियन, 300 बिलियन यूरोज, डॉलर्स नहीं यूरोज, को हम खर्च करेंगे आगे आने वाले कुछ सालों में, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर? ऑन दी प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? बी। पूछा क्या है आप लोगों से? इनकरेक्ट पूछा है।
यूरोपियन यूनियन नहीं था ना, यूरोपियन कमीशन था। दोनों में फर्क है। यूरोपियन कमीशन हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे की सारे। ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलो, यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं हमारे पास अभी? 27 आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन। सही है। चलो, तो एक तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, 300 बिलियन यूरोज का हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे इन नेक्स्ट 6 ईयर्स, 2021 से लेकर 2027 तक, ताकि पूरे वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा सके इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्लैरिटी है सभी को? ग्लोबल गेटवे प्लान क्या है, बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव क्या है, किसके द्वारा है ये, क्या हम करेंगे, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? EIU, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP या फिर नन ऑफ द अबव? ए कितने लोग कह रहे हैं? बी कितने लोग कह रहे हैं? किसने पहली बार सुना है ये शब्द, ये फ्रेज? कोई बात नहीं, अब सुन लिया। पेपर से पहले सुन लिया, ये गनीमत है। पेपर के बाद ना सुनना पड़े या पेपर में ना सुनना पड़े। हाँ, तो आंसर क्या है इसका? ए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक रिपोर्ट बेसिकली ऐसी है जो ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड में जो सिटीज है वहां पर रहना कितना चीप है या फिर कितना एक्सपेंसिव है। इसके लिए जो स्टैंडर्डाइज सिटी है वो कौन सी है? स्टैंडर्ड सिटी। की स्टैंडर्ड मान रखा है इस सिटी को और उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये सिटी एक्सपेंसिव है या फिर ये सिटी चीप है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज दी स्टैंडर्ड सिटी। तो ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड में न्यूयॉर्क के हिसाब से अगर हम माने तो सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? स्वीडन। कौन कह रहा है? सिडनी। टेल अवीव, कैपिटल ऑफ इजराइल। क्या इंडिया की कोई सिटी इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिली है? मुंबई, अहमदाबाद। अहमदाबाद इज दी 7th चीपेस्ट सिटी इन इंडिया, 7th चीपेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड। टोटल हमारी जो कंट्रीज हैं वो अराउंड 180 कंट्रीज इन लोगों ने फाइंड आउट करी हैं, जिनमें से जो हमारा रैंक है वो ये है कि हम लोगों ने काफी ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं रखा है चीजों को। ये बेसिकली जो रूटीन की चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट करने के लिए कि कितनी जो चीज है कितने रुपए में आती है विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ठीक बात है। तो हम लोग हैं अहमदाबाद में 7th चीपेस्ट सिटी में। चलो, तो आंसर है आपका ए। इजराइल सिटी है आपकी सबसे टॉप पर, इंडिया अहमदाबाद है आपकी 7th चीपेस्ट सिटी। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे 180 नहीं है, 173 है। अराउंड 180 बोला था मैंने, अराउंड 173 ग्लोबल सिटीज हैं। तो अहमदाबाद का रैंक कितना होगा? वन 167 होगा, 68, 69, 70, 1, 2, 3। तो अहमदाबाद का रैंक वुड बी 167। अहमदाबाद का रैंक है आपका 167 आउट ऑफ 173 कंट्रीज, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में 7th चीपेस्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। रिपोर्ट क्या है, किसके हिसाब से रिलीज की जाती है, मेजरमेंट्स क्या हैं, कौन सी सिटी टॉप पर है, इंडिया का क्या स्टेटस है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या तेल अवीव पहले भी टॉप पर थी? पहले कौन सी सिटी सबसे टॉप पर थी? पेरिस थी। अब पेरिस कौन से रैंक पर है? सेकंड पर है, अलोंग विद सिंगापुर। तो पहली दो तो कम से कम याद होनी चाहिए, इंडिया वाली भी याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। माउंट सेमेरू रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड या जापान? इंडोनेशिया। ओके, क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर
मुझे आप लोगों ने बताने हैं व्हाट आर द एरियाज जहां जहां से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर निकलती है। मैं पूछती हूं आप लोगों से, साउथ अमेरिका के कौन से कोस्ट पर है, ईस्ट या वेस्ट कोस्ट? वेस्ट कोस्ट। नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट? वेस्ट कोस्ट। जापान का ईस्ट या वेस्ट? पूरा ही जापान, बट बेसिकली ईस्ट। फिलीपाइंस ईस्ट। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया नॉट इंक्लूडेड। ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा तो है। जब आप बनाओगे पूरा का पूरा तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें काउंट किया जाएगा। न्यूजीलैंड है ना? तो अगर हम बनाए पूरा का पूरा इसको, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका रशिया वाला पार्ट, ये आपका जापान वाला पार्ट, ये फिलीपाइंस, ये इंडोनेशिया और ये न्यूजीलैंड। ये पूरी की पूरी जो रिंग ऐसे बनती है, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के, इंडिया तो है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो वोल्केनोज है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक बात है। और ऐसा है क्यों? क्वेश्चन ये है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। बट क्या टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे? अगर हम बात करें रशिया और जापान के ईस्ट कोस्ट की, तो वहां पर कौन सी प्लेट के अंदर सब्जेक्ट कर रही है, मुझे कौन बताएगा? जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर दी, is subducted under the यूरेशियन प्लेट। और ऐसा है क्यों? क्योंकि जो पैसिफिक प्लेट है दैट इज ओशियानिक प्लेट। ओशियानिक प्लेट होती है डेंस, हैवी नहीं, डेंस। और जो भी डेंस ज्यादा होगी वो हमेशा क्या करेगी? एक प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी। ये तो हो गया रशिया वाला इस साइड वाला पार्ट, जापान वाला, इंडोनेशिया वाला। अब अगर हम बात करें अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की, तो वहां पर कौन सी प्लेट सबडक्ट हो रही है? पैसिफिक प्लेट ही हो रही है। लेकिन वहां पर और कौन सी प्लेट है? नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन का एक पार्ट है नाज़का प्लेट, उसके अंदर ये सबडक्ट हो रही है। बट नॉर्मली याद रखो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, हमेशा कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? जो डेंस होगी, और हमेशा ओशियानिक प्लेट ही नीचे जाएगी। अगर ओशियानिक की कन्वर्जेंस है तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? जिसका साइज बड़ा होगा। अगर दो ओशियानिक प्लेट हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, तो कौन सी प्लेट सबडक्ट करेगी? कोई भी नहीं, जो डेंस ज्यादा होगी। ओशियानिक प्लेट कम डेंस हो सकती है एज कंपेयर टू अनदर ओशियानिक प्लेट, तो ओशियानिक प्लेट अंडर सबडक्ट करेगी ओशियानिक प्लेट के ही, जो कि सबसे ज्यादा डेंस रहेगी। अगर कन्वर्जेंस है कॉन्टिनेंटल की, तो कौन सी सबडक्ट करेगी? If there is convergence of continental and continental plate, जो डेंस ज्यादा होगी, कोई भी सबडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही कैसी प्लेट्स हैं? लाइट प्लेट्स हैं, लाइट मटेरियल से बनी हुई है। इंडिया में हिमालयाज की जो फॉर्मेशन है दैट इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ठीक बात है। तभी उनकी हाइट बढ़ रही है हिमालयाज की, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली जो कन्वर्जेंस है वो होती रहती है। चलो, तो अपने को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पता होनी चाहिए कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है, और इसका बेसिक मकसद क्या है, और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली इस वोल्केनो में इरप्शन हम लोगों ने देखी थी। तो माउंट सेमेरू कहां पर है आपका? इंडोनेशिया में। चलो नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज रिसेंटली कंडक्टेड दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, 11th एडिशन ऑफ एक्यूबरिन, इंडिया एंड मालदीव्स। इज मालदीव्स अ पार्ट ऑफ सार्क? इज मालदीव्स अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक?
मालदीव्स, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल से टच नहीं करता मालदीव्स? कितने कह रहे हैं टच करता है? It is not a part of BIMSTEC, but it is a part of SARC. मुझे बताएंगे सर आप, वाइट शर्ट, मुझे बताइए आप बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रशिया, बिम्स्टेक, माना हमारा दोस्त है बट हमारे साथ हमेशा नहीं आएगा वो। 7 कंट्रीज हैं। पहली बात तो क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके लिए? बे ऑफ बंगाल को जो टच करती हैं। क्या रशिया टच करता है बे ऑफ बंगाल को? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल तो हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, और क्या रह गया? भूटान। ये 7 कंट्रीज हैं जो टच करती हैं बे ऑफ बंगाल को और पार्ट है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका। सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू, नेपाल। इज अफगानिस्तान ए पार्ट ऑफ सार्क? यस, ठीक है। सार्क में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 8। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। जब भी कंट्रीज आपसे कोई पूछे तो कम से कम एक ऑर्डर मेंटेन किया करो कि मैंने अफगानिस्तान से शुरू किया है, फिर पाकिस्तान में आई, फिर इंडिया में आई, अब क्या आएंगे हमारे आसपास? नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। चलो आ जाओ, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इंडिया एंड मालदीव्स। बताओ। बिम्स्टेक का पार्ट म्यांमार है, टच करता है बिम्स्टेक तो बे ऑफ बंगाल को तो वो। चलो नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। न्यूज में इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया था कि हम इस प्लान पर काम कर रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं मतलब कुछ भी हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको हामी भर दी है, तभी ये लोग कह रहे हैं कि अग्रीमेंट हम लोग साइन कर लेते हैं। अब मुझे बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट मेजर सेंट्रली ड्रिवन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री। फर्स्ट नहीं है ये, इससे पहले आपने कौन सी इंटरलिंकिंग देखी है? ये फर्स्ट है। इससे पहले कौन सी देखी है? इंदिरा गांधी कनाल तो आपकी हरीके से निकल रही है, कनाल है वो तो। 2 रिवर्स को इंटरलिंक करना, डैम्स बनाने उनके ऊपर, फ्लड आ जाए तो पानी को रिलीज करना, ड्रॉट आ जाए तो पानी को स्टोर करके रखना। इंडिया का जो नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर प्रोग्राम है NIRP, उसमें ये पहला प्रोग्राम है जो कि हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। ठीक बात है। सेकंड, बोथ दीज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है ये, एंड यमुना इज a tributary of meet गंगा एट प्रयागराज। इलाहाबादी बोलते तो मैं बुरा नहीं मानती। थर्ड, द प्रोजेक्ट विल पार्टली सबमर्ज द कान्हा टाइगर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व इज पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हल्का सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कान्हा था कि पन्ना था? कान्हा भी MP में है, पन्ना भी MP में है, तो कंफ्यूजन हो सकती थी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट ट्रू है, क्योंकि इंडिया का जो नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है उसका ये पहला कंपोनेंट है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, लिखो। इंडियन गवर्नमेंट ने इस बजट सेशन में कौन कौन सी रिवर्स को लिंक करने का प्लान किया है और वो कौन कौन सी रिवर्स हैं, टोटल कितना अमाउंट है उनका। बजट पढ़ा सभी लोगों ने? उसमें आया है प्रोग्राम रिसेंटली अभी,
कि हम इनको प्रायोरिटी पर करेंगे? मुझे प्रायोरिटी वाली 2 रिवर्स चाहिए, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? 1 ओनली पूछा, क्या करेक्ट पूछा है ना? चलो आंसर इज ए, 1 ओनली। नेक्स्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2020, ये बिल अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिली है, ये पास हो चुका है, ये इंप्लीमेंट हो चुका है। अब इसके ऊपर बनेंगे हमारे रूल्स। मुझे बताइए जरा, व्हाट इज दिस बिल? कौन बताएगा हल्का सा इसके बारे में? पहली बात तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती क्या है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, है ना। बेसिकली डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या है कि जहां पर जो बेबी है कन्वेंशनल मेथड से कंसीव नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, लैब्स में बनाते हैं। दैट्स कॉल्ड द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबीज, इनको हम कहते हैं। तो हमारे पूरे इंडिया में ये सब जो काम करते हैं, जो क्लिनिक्स में बेसिकली काम होगा सारा का सारा, ये इंडिया में कितने क्लिनिक्स हैं उनका पूरा का पूरा डेटा हमारे पास होना चाहिए। कोई भी जो क्लिनिक है वो किस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, वो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए उसके पास, है ना। कंसेंट मदर फादर से लेनी है कि नहीं लेनी है, जो डोनर है उससे लेनी है कि नहीं लेनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने टाइम का प्रोसीजर रहेगा, जो बच्चा पैदा होगा उसके क्या राइट्स रहेंगे, ये सब जो सारे के सारे रूल्स हैं वो लिखे गए हैं अंडर दिस एक्ट। ठीक बात है। तो इंडिया में इससे पहले जितने भी एआरटी क्लिनिक्स हुआ करते थे उनके रिगार्डिंग कोई भी लॉज हमारे पास नहीं थे, तो उन सभी को स्टैंडर्डाइज कर देने के लिए हम लोगों ने ये वाला बिल पास किया है। क्लैरिटी है सभी को? पहली स्टेटमेंट पढ़ो जरा। द एक्ट प्रपोजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर ऑल क्लिनिक्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल सर्विंग इन द फील्ड। जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, जितने क्लिनिक्स आप लोगों ने खोले हुए हैं, हर किसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार के पास होना चाहिए, ताकि सरकार टाइम टू टाइम आप पर चेक रख सके, आपके यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन कर सके। 17 चंडीगढ़ में भी है कहीं ऐसा क्लिनिक? चंडीगढ़ में है कोई क्लिनिक ऐसा? बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट इंडिया में कई जगह पर ये हैं और अभी तक इनके लिए कोई प्रॉपर रूल्स नहीं थे, तो प्रॉपर रूल्स हम लोगों ने बनाए हैं अभी। सेकंड पढ़ो जरा। द एक्ट एक्सक्लूड्स सिंगल पेरेंट्स एंड LGBTQ कम्युनिटी फ्रॉम यूजिंग दिस प्रोसीजर। ठीक बात है। इंडिया में जो एक पूरा का पूरा ये एक्ट है, सबसे पहली बात तो जो कपल है वो मैरिड होना चाहिए, तो सिंगल पेरेंट्स हो चाहे LGBT की कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए लोग हो, दे कैन नॉट एक्सेस दिस टेक्नोलॉजी, दे कैन नॉट हैव बेबीज। थर्ड पढ़ो जरा। फॉरेन सिटीजन्स कैन नॉट एक्सेस ART। हाँ जी, सिंगल पेरेंट्स वो सरोगेसी है, सरोगेसी और ART अलग अलग है। इस एक्ट के तहत हम बात कर रहे हैं, और वो वाले जो सरोगेसी बिल पास ही नहीं हुआ अभी तक, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यही ओवरलैपिंग है सरकार की तरफ से भी, उसके लिए सरोगेसी क्लिनिक्स अलग से हैं, वो अलग है। दूसरी चीज जो आप बिल की बात कर रहे हो पास ही नहीं हुआ अभी तक, सरोगेसी वाला। अभी तक इंडिया में सरोगेसी की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी इज अलाउड, अभी अलाउड है, एक्ट अभी बना नहीं है सरोगेसी वाला। इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी इज अलाउड। जब ये एक्ट पास हो जाएगा तो कमर्शियल सरोगेसी विल नॉट बी अलाउड, ओनली ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी विल बी अलाउड। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? जहां पर अपने बेनिफिट की चिंता नहीं करते हैं, सामने वाले की चिंता करते हैं। और कोई भी अगर लेडी ऐसी है जिसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके आसपास जो रिलेटिव्स रहेंगे, बहन होगी या फिर हस्बैंड की बहन होगी या फिर कोई और रिलेटिव में रहेगी कोई भी लड़की, तो सिर्फ वो बन सकती है सरोगेट मदर, और उसके लिए भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। दैट्स टोटली बेस्ड अपॉन द ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फलेस सर्विस।
और वो एक्ट अभी पास नहीं हुआ है, तो इंडिया में अभी तक कमर्शियल सरोगेसी इज अलाउड, बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द सरोगेसी इज नॉट अलाउड इन इंडिया। देयर इज अ डिफरेंस दोनों में, ठीक बात है। चलो इसमें हम देखेंगे द फॉरेन सिटीजंस कैन एक्सेस एआरटी। दे कैन। चलो तो अब इसमें प्रोटेस्ट इसी बात पर हुआ था कि जो आपके इंडियन सिटीजन है, चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, आपने उनको ये राइट्स नहीं दिए, लेकिन अगर कोई फॉरेन सिटीजन आता है उसको आपने राइट्स दिए हुए। तो इज देयर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फॉरेनर्स एंड इंडियंस? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी। देखो हाँ या ना तो आप लोगों की मर्जी है, बोलना ना बोलना, आप लोगों के विचार हैं ये चीजें, लेकिन इसको याद करने के लिए ध्यान रखना कि इंडिया में रहते हुए आप लोग ये एक्सेस नहीं कर सकते, बट फॉरेनर जो है इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। याद करने के लिए बताया मैंने ये। और अगर एक बार वो सरोगेसी वाला बिल भी पास हो गया तो जो सेलिब्रिटीज हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हुए थ्रू सरोगेसी, वो भी चीजें अलाउड नहीं रहेंगी। ठीक बात है, चले आगे। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? 3 ओनली। पूछा क्या है आप लोगों से? नॉट करेक्ट। तो आंसर वुड बी 3 ओनली, सी। अच्छा इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम बात करते हैं कि देयर विल बी सम स्पर्म डोनर्स, देयर विल बी सम एग डोनर्स, तो उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देयर इज द क्राइटेरिया ऑफ एज। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो क्राइटेरिया क्या है? देयर एज शुड बी बिटवीन 21 to 55 ओनली। और जो फीमेल है उसी केस में एज कितनी रहनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 23 to 35 ईयर्स ऑफ एज। शी कैन बी दी एग ओनर देन, एग डोनर देन। ठीक बात है। और साथ में कंडीशन ये भी है कि जो लेडी एग डोनेट कर रही है उसकी पहले शादी हो जानी चाहिए और उसका खुद का बेबी होना चाहिए जिसकी एज कम से कम 3 साल रहे। तो ये कंडीशंस याद रखेंगे, इन पर क्वेश्चन भी आते हैं टोटल। सरोगेसी वाला हम लोगों ने भी नहीं किया है क्योंकि वो भी करंट अफेयर में था ही नहीं। ये वाला इशू इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसको अभी प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी दिसंबर वाले मंथ में। हाँ जी, दिखा रही हूं। एज ध्यान में रखेंगे। इस एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि रजिस्ट्रेशन करेगी सभी एआरटी क्लिनिक्स की, उनके प्रोटोकॉल्स की इंस्पेक्शन करेगी और साथ में जितने भी वहां पर प्रोटोकॉल्स फॉलो होने हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पता लगाएगी। पहली चीज ये। दूसरा, देयर वुड बी सम रेपोजिटरी ऑफ एआरटी क्लिनिक्स, कितने हैं, कौन से लोग उनमें काम कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी एज कितनी है, उनकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, ये सब बातें हमें पता होंगी पहले से। एज हम लोगों ने देख ली, मेल्स की एज भी देख ली, फीमेल्स की एज भी देख ली, इनके बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या है वो भी हम लोगों ने देख ली। क्लैरिटी है सभी को इस बिल के बारे में कि क्या ये बिल है? चलो आ जाओ नेक्स्ट। ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड? 3, 4, 5 और 13? 3rd of December। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों? वाई ओनली 3 of December? इस दिन क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो कैसे लिंक है सर डिसेबल्ड पर्सन से? वो क्वेश्चन एक दिमाग में और मेरे और आ रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? दोबारा बोलो। मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक बात है। अब इसका बताओ आंसर। 3 दिसंबर। इस दिन पर हम लोगों ने 1992 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें सभी कंट्रीज को ये बोला गया था कि आपके देश में जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं उनके भले के लिए आप सारे के सारे काम करेंगे, चाहे उनके लिए आपने रैंप्स बनवाने हो ताकि एक्सेसिबल रहे उनको सारी बिल्डिंग्स, सारी प्रॉपर्टीज, सारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। इंडिया में कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि चलाया जाता है फॉर दिस पर्पस? बहुत फेमस प्रोग्राम है हम जो चलाते हैं।
सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसके तहत हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी बिल्डिंग्स रहेंगे, वहां पर जितने भी टॉयलेट्स रहेंगे वो डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए, जो रैम्प्स है वो उनके लिए बने होने चाहिए। जितनी भी वेबसाइट्स आप लोग बना रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनसे फ्रेंडली होनी चाहिए। जितनी भी आप ऐप बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐप आई थी आरबीआई की, मनी ऐप, सुनिएगा आप लोगों ने, MANI ऐप। इस ऐप का यूज करके आप पता लगा सकते थे कि ये नोट कितने का नोट है, 10 का है, 20 का है, 2000 का है या 1000 का है, कितने का भी है। तो वो आरबीआई की ऐप थी। तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू इंश्योर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ताकि जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से और जी सके। देयर फिजिकल डिसेबिलिटी शुड नॉट बिकम दी सोशल डिसेबिलिटी। ठीक बात है। तो 1992 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय यूएन, और इसीलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब डे है, हम लोगों ने डेट याद कर ली, अब क्या याद करेंगे, इसकी थीम। थीम आप याद कर लो, लीडरशिप एंड पार्टनरशिप, सिर्फ इस नाम से याद कर लो, बाकी आपने सारे याद करनी तो आपकी मर्जी है वो। अदरवाइज क्या है, इसमें ये लिखा ही हुआ है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको वैसे भी इसको थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा। तो थीम आप याद करेंगे, डेट आप ध्यान में रखेंगे, और साथ में पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि इस दिन पर हम लोगों ने क्या साइन की थी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो वो गलत होगी स्टेटमेंट, क्योंकि इस दिन पर हम लोगों ने साइन नहीं किया है इसको, ये बस इस साल हम लोग अडॉप्ट की थी हम लोगों ने। डे जो है वो वही है कि यूएन में हम लोगों ने उस दिन पर रेजोल्यूशन पास किया था, उस रेजोल्यूशन के हिसाब से कन्वेंशन बनी है बेसिकली ये वाली। क्या इंडिया ने साइन की हुई है ये वाली कन्वेंशन? हाँ या ना? यस, इंडिया हैज ऑलरेडी साइन दिस कन्वेंशन। दूसरी चीज, क्या इंडिया में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज लोग हैं, क्या उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है? हम लोगों ने दिया हुआ है। कितने परसेंटेज का? 4 या 3? 4%। साथ में इंडिया में जो आपका ये एक्ट है, राइट ऑफ PWD, इसमें हम लोगों ने भी अमेंडमेंट की थी। पहले हमारे यहां पर सिर्फ और सिर्फ देयर वर ओनली 7 काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज, कि अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो हम आपको रिजर्वेशन देंगे, एजुकेशन में भी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी। लेकिन अब इनका नंबर हम लोगों ने बढ़ा दिया था रिसेंट अमेंडमेंट में। कितना कर दिया था? 7 to 21, जिसमें आपका ये हीमोफीलिया, जिसमें आपका ये सिकल सेल डिजीज, जितने ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स, इन सबको हम लोगों ने ऐड किया था। ठीक बात है। तो अभी 2019 में ये एक्ट आया था जिसकी हम लोगों ने अमेंडमेंट करी है, जिसमें नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज को हम लोगों ने 7 से 21 कर दिया है, और रिजर्वेशन दी है हम लोगों ने इनको अराउंड 4%। रहेगा यार, डे कब मनाया जाता है, थीम क्या है, इंडिया में एक्ट क्या था, स्टार्टिंग में क्या एक्ट कब आया था इसके रिगार्डिंग? 1993 में, इसी के अराउंड आया था। चले आगे, आ जाओ। हाँ, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम। पिनाका सुना हुआ सभी ने? क्या है पिनाका? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, MBRL। पेपर में क्वेश्चन आता है, पिनाका इज द मिसाइल, सबमरीन, रॉकेट लॉन्चर या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड? तो रॉकेट लॉन्चर है ये। अब बात आती है कि इंडिया में अभी तक हम जो पिनाका यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करके हम लोग रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारे जो रॉकेट्स है वो लॉन्च कर देता है एकदम से, ताकि कभी अगर वॉर हो तो हमारे पास जो वेपन्स है वो तो बढ़िया तरीके के रहें। अब हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सटेंडेड रेंज की।
पहले जो पिनाका रॉकेट सिस्टम लोग यूज कर रहे हैं उसकी रेंज थोड़ी सी कम है, रेंज उसकी है अराउंड 35 टू 37 किलोमीटर। अब नाम ही देखो क्या एक्सटेंडेड रेंज है, इसका मतलब इस रेंज को हम लोगों ने बढ़ाया होगा। ये कितनी कर दी है हम लोगों ने अभी? 45 किलोमीटर। पहले पढ़ो स्टेटमेंट, द पिनाका MBRL सिस्टम कैन फायर ए साल्वो ऑफ 12 रॉकेट्स विद इन 44 सेकेंड्स। इन साल्वो का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक, साइमल्टेनियस। सही बात है। सेकंड पढ़ो, द न्यूली टेस्टेड सिस्टम कैन अचीव अ रेंज ऑफ अप टू 45 किलोमीटर। ठीक बात है। तो पहले क्या रेंज थी, क्या ये पिनाका है? इसका हम लोग टेस्ट फायर अभी सक्सेसफुली कर लिया है, इसीलिए काफी ये न्यूज में रहा था। ठीक बात है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी, बोथ 1 and 2। चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इज इंडिया अ पार्ट ऑफ OIC? नो। कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसकी मेंबर रहती हैं नॉर्मली? इस्लामिक कंट्रीज, जो कि कंट्रीज इस्लामिक हैं जहां पर मुस्लिम्स काफी ज्यादा रहते हैं। प्रोपोर्शन में या फिर एब्सोल्यूट नंबर्स में? प्रोपोर्शन में, क्योंकि इंडिया में सबसे इंडिया में आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है आफ्टर इंडोनेशिया। अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो प्रोपोर्शन वाली है बेसिकली ये। पढ़ो जरा इसके बारे में। पहली स्टेटमेंट, द मेंबर्स ऑफ OIC आर फाउंड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स ओनली। सब जगह मिलते हैं, आर्कटिक में भी है, अंटार्कटिक में भी है, एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है। एशिया अफ्रीका में तो फॉर श्योर है। अच्छा, साउथ अमेरिका में है। तो तुम तुक्का क्यों लगा रहे हो? दिख रही है वो कंट्रीज? कौन कौन से कॉन्टिनेंट में? देखो जरा। मिडिल ईस्ट किस में आता है? एशिया में आता है वो भी। एशिया में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखो जरा। कौन सी कंट्री है वो? नॉर्थ अमेरिका में है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, यूरोप, यूरोप में नहीं है? कितनी सारी तो यूरोप में। लिखा भी हुआ है साथ में यूरोप, यहां पर भी लिखा हुआ। अगर हल्का सा भी चीटिंग वाला दिमाग हो तो यहां से पढ़ भी सकते थे तुम लोग। कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि OIC में इंडिया मेंबर है या नहीं है। नहीं है। टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैं इसमें? 57। क्या ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? सेकेंड लार्जेस्ट है। पहली कौन सी है? UN। सेकेंड ये वाली। थर्ड कौन सी? कॉमनवेल्थ। अफ्रीकन यूनियन 55 है उसमें। चलो सेकंड देखो जरा। इंडिया इज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर कंट्री एंड हैज अप्लाइड फॉर मेंबरशिप रिसेंटली। क्या इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस है इसके पास? पाकिस्तान है इसमें। पाकिस्तान अभी भी। क्या कह रहे हो आप? सेंटेंस पूरा बोलो।
हाँ हाँ हाँ, लास्ट मीटिंग अटेंड करी थी बट नॉट एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्री, गेस्ट ऑफ ऑनर था। एज ए गेस्ट बुलाया गया है, ना आप चीजें ऑब्जर्व करो, ना आप वोट करो, खाना खाओ और चले जाइए। जाओ नहीं, ऑर्डर नहीं देगा कोई इंडिया को, चले जाइए, रिक्वेस्ट करेंगे। बताओ इसका आंसर, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी सही है? डी सही है, नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि ये कितने कॉन्टिनेंट्स में है? टोटल 4, और इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्री नहीं है। चलो, और ये कंट्रीज ध्यान रखेंगे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। जेदा, कैपिटल ऑफ, इस जेदा है कैपिटल सऊदी अरेबिया, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया रियाद, बट इट इज अ सिटी इन सऊदी अरेबिया, जेदा। सेकेंड लार्जेस्ट, इतना नहीं पता मुझे, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, इतनी वेली नहीं हूं मैं, मेरे पास काम नहीं है, बट इतना भी नहीं है मेरे पास कि आ जाओ जरा। सेकेंड 11th, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? WEF, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या फिर UNCHR? सी ऑप्शन। क्वेश्चन ये है ही नहीं, क्वेश्चन अब ये है कि, हाँ जी, एनजीओ है बेसिकली, कि एनजीओ है। क्वेश्चन अब ये है कि इंडिया का रैंक रिसेंट वाले इंडेक्स में क्या है, कितनी कंट्रीज में से? कौन बताएगा? 142, इंडिया का रैंक है 142 आउट ऑफ, भगवान को याद करते हुए, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप किसने किया है इंडेक्स में? टॉप्ड बाय, सही आंसर बोला किसी ने यहां से, नॉर्वे, टॉप्ड बाय नॉर्वे। बॉटम में कौन है सबसे ज्यादा? बॉटम में कौन है? सोमालिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तुम्हें यहां पर आकर इंडेक्स को रिलीज करने भी नहीं देगा, मेंबर ही नहीं बनेगा वो, कि तुम बताओगे कि हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम है या नहीं है। एरिट्रिया, एरिट्रिया, हमने किया था एरिट्रिया कंट्री को इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो इंडेक्स है, आपने इतना बुरा रैंक हम लोगों को दिया है, पहले बात तो धन्यवाद, लेकिन हम नहीं मानते। अगर आपने अगर कह दिया कि हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं है कुछ भी लिखने की, तो हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्रीडम है। अगर आप कहते हो कि यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बढ़िया तरीके का कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन को लोग प्रोवाइड कर सके, तो हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास है। तो देयर आर 6 पैरामीटर्स जिसके हिसाब से इंडेक्स रिलीज किया जाता है, दीज 6 पैरामीटर्स आर दिस। पहली बात, प्लूरलिज्म। क्या मतलब होता है प्लूरलिज्म का? जहां पर सिर्फ एक पर्सन की नहीं सुनी जा रही, जहां पर काफी सारे लोगों की सुनी जा रही है। दे बिलीव इन प्लूरलिज्म, दे आर नॉट बिलीविंग इन इंडिविजुअलिज्म, कि एक पर्सन बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा, मीडिया इंडिपेंडेंस, कौन सी न्यूज रिलीज करनी है, कौन सी रिलीज नहीं करनी है, ये कौन बताएगा? मीडिया चैनल। मीडिया एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, मीडिया के ऊपर किसी भी तरीके का जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का नहीं होगा, सेंसरशिप रहेगी, लेकिन मीडिया की खुद की रहेगी। वो आपने न्यूज सही छापनी है, आपको कोई बता नहीं रहा है, ये आपको खुद को पता है। फोर्थ है आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि जो मीडिया है दैट शुड बी रिमेन इंडिपेंडेंट। तो कोई ना कोई लॉज ऐसे होने चाहिए हमारे पास जो ये इंश्योर करें कि हाँ एक्चुअल में मीडिया इज इंडिपेंडेंट।
एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। फिफ्थ है आपका ट्रांसपेरेंसी। जो भी न्यूज छापो बता दो कि कहां से सोर्स है इसका, बस ये ना बताओ कि सूत्रों के आधार से। वो सूत्र कौन है ये बता दो एक बार है। एंड लास्ट में क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। वो वैन आती है मीडिया वालों की, अगर वैन ना हो तो न्यूज के लिए जल्दी पहुंच पाएंगे वो लोग? नहीं पहुंच पाएंगे। बंदा भाग रहा कैमरा लेके थोड़ा लगेगा। वैन्स होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, सैटेलाइट्स उनके आसपास रहनी चाहिए, लाइट कैमरा एक्शन में लाइट होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए, एक रिपोर्टर भी होना चाहिए। तो ये सारे 6 पैरामीटर्स हैं जो कि ये बताते हैं किसी भी कंट्री में प्रेस के रिगार्डिंग फ्रीडम कितनी है। और ये न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने इसको मानने से मना कर दिया था, क्योंकि हमारा रैंक बहुत ज्यादा खराब आया था। ठीक बात है। चाइना का रैंक कितना है इसमें? हमसे आगे है वो, हमसे पीछे है वो, है आगे होगा शायद। उसका रैंक है 177। तुम चौंक क्यों रहे? इंडिया आगे है वो पीछे है। इंडिया आगे से चौंक रहे हो? रिकॉर्डिंग हो रही है और वो कैमरा भी है। आ जाओ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पंछी है, जंतु है या प्लांट है? बर्ड है। ठीक है। पहली बात तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जिन एरियाज में ये पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट्स को ये बोला था कि आप जो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस हैं उनको आप अंडरग्राउंड कर दो। मतलब इतनी सारी मेहनत हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद करी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे देशों में आ जाए, अब अंडरग्राउंड करवा रहे हैं। इतना काम नहीं होता हमसे। तो सरकारों ने मना कर दिया था कि भाई हमें इतनी ना तो कोई ज़रूरत है इस चीज़ की। तो उन्होंने एक अब नोटिस पास किया था, नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट डू दिस। अब बात आती है GIB की। पहला पढ़ो स्टेटमेंट। इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात। सही बात है। ये एक ऐसा बर्ड है जिसके लिए क्लाइमेट कैसा रहना चाहिए? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेचर भी ज्यादा चलेगा इसको। सेकंड, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट। पूछा क्या है देखो जरा, क्या लगाऊं आंसर? क्या ये एक ऐसा बर्ड है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है? कहाँ मिलता है ये? राजस्थान से लगता है वो जो पाकिस्तान वाला पार्ट है वहां मिलता है ये। सही बात है। तो इट इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया ओनली, इट इज ऑल्सो फाउंड इन पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईरान, इराक, इन सब में भी ये मिलता है। ठीक बात है। ये एक स्टेट बर्ड है। कौन से स्टेट का? राजस्थान का। स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ध्यान रखिए कि बस्टर्ड में यू है बट इसमें वल्नरेबल वाला यू नहीं है। ये भी एक कैच है इसमें। तो जो भी स्पीशी याद करो उनको ऐसे याद करना कि एक्सेप्शन किसमें है और जनरलाइज थ्योरी किसमें बन रही है। रहेंगे याद? आ जाओ चलो। IXPE मिशन। पहली पढ़ो स्टेटमेंट। इमेजिंग एक्स-रे पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी इज ए जॉइंट एफर्ट ऑफ नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। यस। पहली बात तो जो IXPE है वो करेगा क्या? हमें पता है कि जैसे कोई स्टार होता है, धीरे धीरे उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लो कि हम सन की बात करते हैं, सन के कोर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्टार, हायर टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ एनीथिंग।
दूसरी चीज, सन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, मोर दी मास मोर दी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या कर रही है, सन की सभी पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर आ रही है, बीच में जोड़ रही है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो पार्टिकल्स को दूर दूर कर रही है। तो एक बैलेंस बना हुआ है। जिस एनर्जी का नेट इफेक्ट ज्यादा होगा उसके हिसाब से जो स्टार है वो एक्सपैंड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। If gravity is more than the nuclear fusion reaction, then star will contract, उल्टा एंड वाइस वर्सा। एक बार अगर सारा का सारा फ्यूल सन में खत्म हो गया तो अभी साइज इसका इतना है, फिर इतना हो जाएगा, धीरे धीरे होते होते अब सारा फ्यूल खत्म हो गया, हाइड्रोजन सारी बर्न हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, ग्रेविटी का इंपैक्ट। फ्यूजन से वो एक्सपैंड कर रहा था, ग्रेविटी से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब फ्यूजन खत्म होगी बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन रिएक्शन नाउ। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रही, ग्रेविटी रह गई, आपस में लेकर आएगी पास सभी को। जब वो पास लेकर आएगी तो जो कोर है सन की या फिर किसी भी स्टार की वो अनस्टेबल हो सकती है। एकदम से सारी आगे, एकदम से जब ज्यादा मास की वजह से, ज्यादा ग्रेविटी की वजह से कोर ऑफ दी स्टार जब खत्म हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीज। और सुपरनोवा के बाद की जो स्टेज है ब्लास्ट हो जाने के बाद, दैट कैन बी दी ब्लैक होल। लेकिन उसका मास क्या है, क्या लिमिट है, वो हमें नहीं जाननी। हमें इतना पता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद की एक स्टेज है आपकी ब्लैक होल, और उससे पहले एक न्यूट्रॉन स्टार भी बनता है। न्यूट्रॉन स्टार हो गया एक ऐसा स्टार जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी है, न्यूट्रॉन्स की अमाउंट काफी ज्यादा है। ये बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसे स्टार जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसे स्टार्स एक्सप्लोजन के बाद जो एनर्जी निकल रही है, जो एक्सरेज निकल रही हैं, ब्लैक होल से जो एक्सरेज निकल रही है, अगर बाई चांस निकलती हैं तो, अदरवाइज ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर नहीं आती है। बाय चांस अगर कोई ऐसी रे हमें मिलती है तो उसको स्टडी करने के लिए जो मिशन भेजा गया है, दैट मिशन का नाम इज IXP। ठीक बात है। ये किसका मिशन है, नासा प्लस इटालियन स्पेस एजेंसी का। सेकंड पढ़ो जरा, क्या ये ऑब्जर्वेटरी धरती पे कहीं लग रही है या फिर किसी और प्लेनेट पर लग रही है? हाँ, ये लग रही है आपके अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में है या फिर अर्थ के सरफेस पर है। जैसे हमारे यहाँ पर एक टेलीस्कोप है, चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप है, नासा का है बेसिकली। कि इंडिया में भी लद्दाख वाले एरिया में टेलीस्कोप है। तो कोई भी टेलीस्कोप सरफेस पर है अर्थ के या फिर ऑर्बिट में है, ये पता होना चाहिए हमें। ये वाला कहाँ रहेगा, ऑर्बिट में रहेगा। ऑल्टीट्यूड ऑफ 600 किलोमीटर, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। हमें पता है लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, हमें पता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, हमें पता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या है। ये डिस्कस किया हुआ हम लोगों ने पहले, दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं इसे। बताओ जरा इसका आंसर। नीदर वन नॉर टू, वाई? क्योंकि पूछा है आप लोगों से इनकरेक्ट। ठीक बात है, तो आंसर वुड बी डी, नाइदर वन नॉर टू। और बेसिकली क्या करेगा ये, जो भी एनर्जीज निकल रही है सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, ब्लैक होल से, न्यूट्रॉन स्टार से या फिर मैग्नेटार से, उन सभी से आने वाली एनर्जीज को ये कैच करेगा। क्योंकि जिस जगह से जो रे आएगी, जो एनर्जी आती है, वो अपने साथ उस जगह की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेकर आती है। ये हमने कहते न्यूट्रिनोज के केस में भी। तो अगर हम लोगों ने रेस को पढ़ लिया तो हम लोगों ने किसको पढ़ लिया, न्यूट्रॉन स्टार्स को पढ़ लिया। क्लैरिटी है सभी को? IXP मिशन क्या है, मुझे कौन बताएगा व्हाट इज दी लूसी मिशन? बोलेगा नहीं कोई, हाथ खड़े करेंगे। लूसी मिशन क्या है, किसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है, आप बताइए मेरे को। व्हाइट शर्ट, लूसी मिशन किसको स्टडी करेगा?
जुपिटर नु, जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को। लूसी मिशन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नासा। विजिल मिशन लॉन्च्ड बाय ESA, यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फॉर स्टडिंग ऑफ सन। वेनेरा डी मिशन रशिया, टू स्टडी वीनस। याद रखेंगे इन सभी को, सीधे क्वेश्चन आएंगे इन सब चीजों से। आ जाओ। हाँ, ऑलिव रिडले टर्टल्स, पहली स्टेटमेंट, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि इंडिया में जो टर्टल्स हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या ये इंडिया में रहते हैं? ये इंडिया में आते हैं, इंडिया में रहते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। ये इंडिया में आते हैं। कब आते हैं? मैंने पूछा कब आते हैं, क्यों आते नहीं पूछा। कब में, क्यों में, कैसे में, क्या में फर्क है। मॉनसून से पहले आते हैं। कहां पर आएंगे? उड़ीसा के कोस्ट पर। कोई पर्टिकुलर बीच है वहां पर जो फेमस है? गहिरमाथा बीच ऑन द बैंक्स ऑफ ऋषिकुल्या रिवर। रिवर पता होनी चाहिए, बीच का नाम पता होना चाहिए, कब आते हैं ये पता होना चाहिए, एंड दे आर दी माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक बात है। अब पढ़ो पहली स्टेटमेंट। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट टर्टल स्पीशीज फाउंड इन द वर्ल्ड। फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? ये स्मॉलेस्ट है। अच्छा, और इतना डीप, मतलब गलत करना है, कुछ भी गलत करना है मुझे इसको। सेकंड पढ़ो। सेकंड वाला सही है। मैं चिल्ला चिल्ला के मेरे गले में दर्द है आज। टर्टल्स में यू है। आंसर बताओ। टर्टल्स में यू है, वल्नरेबल में यू है, बस्टर्ड में यू है, बट बस्टर्ड में वल्नरेबल वाला यू नहीं है। वो क्या है उसमें? बस्टर्ड में, अरे यार इतने ज्यादा नहीं। वो कह रहे बस्टर्ड में भी डी है, एंडेंजर्ड में भी डी है। तो ABCD हो जाएगा वहां पे बैठ के। आप ऐसे याद करना कि वैसे है क्या बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है? आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि है क्वांटिटी बहुत कम रह गई थी। क्वांटिटी क्या होता है? अमाउंट होता है कि तुम चीनी बसा रहे हो। इनका जो नंबर है बेसिकली वो कम रह गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ रहा है, सो दैट कि इनकी जो डेथ है वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लाइंस की वजह से ना हो। एक बार आप किसी सुन लेते हो तो ज्यादा टाइम तक वो चीजें याद रह जाती हैं, आप लोगों को याद रह जाएगी ये चीज। आ जाओ। व्हाट विल बी द लोकेशन फॉर द अर्थ्स ब्लैक बॉक्स? वेलिंगटन आइलैंड, तस्मानिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। वेलिंगटन आइलैंड। तस्मानिया वाले कितने हैं? 2। वेलिंगटन वाले, बाकी ये वाले। हम साइंस की तरफ हैं। सुना हो डायलॉग 3 इडियट्स का? हम साइंस से हैं। आंसर इसका तस्मानिया। बट क्वेश्चन अब ये है कि है क्या चीज ये? ब्लैक बॉक्स है क्या? शांत रहेंगे सारे। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए मुझे। हाँ, जितना समझ मुझे आया मैं उस हिसाब से बता देती हूँ।
कि जैसे किसी भी एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है, जब भी वो ब्लास्ट होगा तो उसका ब्लैक बॉक्स अगर मिल जाता है तो पता लग जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई थी। वैसे ही अर्थ पे जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, कुछ भी चीज़ हो, चाहे सी लेवल राइज हो, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से जो जो कॉन्सिक्वेंस हम लोग झेल रहे हैं अभी, उन सभी का जो डेटा है वो रखा जाएगा विद इन दिस ब्लैक बॉक्स। फ्यूचर में अगर हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बिगड़ रही हैं या फिर अर्थ जो है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, तो हमारे पास डेटा रहेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें रही हैं पिछले कुछ सदियों में जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फेस करी है। तो एक तरीके से ये आप कह लो कि सिंबॉलिकली है कि ब्लैक बॉक्स नहीं है सिंपली जैसे एरोप्लेन का होता है, बट उसकी जैसा ही एक हम लोग चीज़ें कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बना कौन रहा है ये? कौन बना रहा है? ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट्स। यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन शायद। कैसे यूरोपियन दिमाग में क्यों आया तुम्हारे? काफी कंट्रीज मिलके बना रही है ना। ऑस्ट्रेलिया वाले हैं फिलहाल तो अभी, धीरे धीरे ज्वाइंट कोलैबोरेशन अगर होगी तो हम बाद में याद कर लेंगे उसे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया इज द रिस्पॉन्सिबल कंट्री। आंसर क्या रहेगा आपका इसका? तस्मानिया। क्या ये चीज है? इट विल कलेक्ट डेटा, सारी डेटा हमारे पास रहेंगी कि इस टाइम पर हीट वेव आ रही थी। अभी अगर हम देखें मुंबई वाले एरिया में हीट वेव चल रही है, मुंबई वाला एरिया जहां पर जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ सर्दी होती है ना गर्मी होती है, वहां पे मौसम बड़ा सुहाना रहता है, सुहाना में हीट वेव आ रही है। और अब सुहाना ये वाला सुहाना नहीं, सुहाना मौसम। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीजों की वजह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो बिगड़ रही हैं ऑन अर्थ। एक डेटा रहेगा हमारे पास कि क्या चीजें हम लोगों ने गलत कर दी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि हम तो नहीं बच पाए तुम बच लो। नेक्स्ट आ जाओ। रामानुजन प्राइज, ये मैचिंग कर चुके हैं पहले। ओके, किसको मिला था कौन बताएगा फिर? ये नीना गुप्ता जी, तुम्हारी बुआ की लड़की है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता जी को मिला है रामानुजन प्राइज। देता कौन है? जो ये लिखा हुआ है, पढ़ने की तो हिम्मत है नहीं। बोलो जरा इसको क्या है ये? इंटरनेशनल तुम रहने दो, मैं समझ गई तुम्हारी कामचोरी कितने लेवल तक है। हाँ, इसका बताओ मुझे फिर आंसर फटाफट। बोथ 1 and 2। अब क्वेश्चन ये है कि क्या रामानुजन प्राइज में कोई एज बैरियर है? कितना एज बैरियर है? 45 ईयर्स। ठीक बात है। क्या सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है? रामानुजन जी फेमस किस लिए थे? मैथमेटिक्स। कुछ किया भी होगा उन्होंने। इंफिनिटी, द मैन हु डिफाइंड इंफिनिटी। देखिए मूवी, मूवी भी है इसके ऊपर। अभी मत देखना, पेपर है क्योंकि, पेपर के बाद देखना। आ जाओ, आंसर है इसका सी। चलो नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। एक ऐसा इंडेक्स जो ये बताता है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो कितना तैयार है किसी भी डिजीज को झेलने के लिए। क्या आपके यहाँ पर लैब्स हैं जहां पर हम उस वायरस को स्टडी कर पाए? क्या आपके यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इलाज करवा पाए? क्या आपके पास मेडिसिन हैं जहां पर आप लोगों को उसको फ्री में प्रोवाइड कर सकें? तो एक जो कंट्री है वो किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग कितना सिक्योर है, ये सब पता करने के लिए रिलीज किया गया इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। पढ़ो पहली स्टेटमेंट। डेवलप्ड बाय इन पार्टनरशिप ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर। सही बात है। जॉन हॉपफील्ड भी न्यूज में थे, हम लोगों ने पढ़ा था उन्हें। किस लिए न्यूज में थे वो? कौन बताएगा?
जॉन हॉफील्ड, हाँ, प्राइज को शेयर किया था विद दीपक धरजी, रिसीव्ड दी बोल्ट्जमैन मेडल इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक बात है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड पढ़ो, इंडिया विद स्कोर ऑफ 42.8 हैज स्लिप्ड बाय 0.8 पॉइंट सिंस 2019। क्या हुआ? ट्रू होगी क्योंकि स्लिप किया इसलिए। खुश भी हो रहा है वो। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। आपने बस इंडिया का स्कोर ध्यान में रखना है। सही है, आप हंस लो, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। याद कैसे भी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की इज्जत करके याद कर लो, इंडिया को क्रिटिसाइज करके याद कर लो, बट पेपर में क्वेश्चन सही होना चाहिए हमारा, मतलब हमें सिलेक्ट होने से है। आ जाओ, तो आंसर रहेगा आपका इसमें सी। अब क्वेश्चन ये है कि पैरामीटर्स कौन कौन से इसमें यूज किए जाते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी जो कंट्री है वो कितनी सिक्योर है रिगार्डिंग दी हेल्थ सिक्योरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 6 है, 6 कैटेगरीज हैं। प्रिवेंशन पहली, कि कितना आपके पास तरीके हैं आपके पास कि आपके देश में कोई डिजीज आए ही नहीं। एक बार अगर कोरोना वायरस किसी कंट्री में फैला है तो आपके पास इतना पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने उसको कैसे रोकना है। इफ यू आर प्रिवेंटेड कि आपके देश में डिजीज आई ही नहीं है, बाय चांस आ गई तो क्या करेंगे आप? उसको रिपोर्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि किस किस पर्सन को वो डिजीज है। पता लगा लिया, पता लगाए करेंगे क्या? इलाज करेंगे या पता लगाए घर बैठ जाएंगे? तो रिस्पांस कितना रैपिड है आपकी तरफ से, वो पता लगाए कितने आप सिक्योर है हेल्थ वाइज। उसके बाद हेल्थ सिस्टम, जहां पर आप रिस्पांस रैपिड कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, क्या वहां पर डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं? क्या उनको पता है कोरोना कैसा वायरस है, उसके लिए क्या डिजीज, उसके लिए क्या मेडिसिन होनी चाहिए? तो डॉक्टर्स कैसे हैं, मेडिसिन कैसी हैं, ये हमारा सब कुछ क्या डिसाइड करेगा? हेल्थ सिस्टम। और क्या आप जो सब चीजें कर रहे हैं इज दैट इज कंप्लायंट विद इंटरनेशनल नॉर्म्स? क्या WHO ने जो चीज बोली आपने उसका फॉलो किया? एंड लास्ट में रिस्क एनवायरनमेंट, आपका देश ऐसी कौन सी जगह पर प्रेजेंट है जहां पर वायरस बैक्टीरिया नॉर्मली एग्जिस्ट कर जाते हैं। इंडिया बीइंग है मॉनसूनल कंट्री, मॉनसून आता है इंडिया में, बारिश आती है, बारिश सब क्या आता है हमारे यहाँ पर? चाय पकौड़े, डिजीजेस, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो आपका देश ऐसी कौन सी लोकेशन पर है जो कि बच सकता है अपने आप ही डिजीजेस से? ठीक बात है। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जो ये बताते हैं कौन सी कंट्री मोर सिक्योर है रिगार्डिंग दी हेल्थ वाइज, रिगार्डिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। रहेगा याद? चलो, इंडिया का रैंक देख लिया, इंडिया का स्कोर देखा था, रैंक नहीं देखा था। रैंक कितना है इसमें? 66 आउट ऑफ 195 कंट्रीज। इंडिया की अहमदाबाद सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में कौन से रैंक पर है? कौन से रैंक पर है? 167, नॉट 7, आउट ऑफ 173 कंट्रीज। आ जाओ नेक्स्ट, पेनिक्स एक्सरसाइज। बताओ जरा पहली स्टेटमेंट। अमंग सार्क नेशंस, अमंग बिम्स्टेक नेशंस। ठीक बात है। सेकंड, इट इज ए HADR एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर असिस्टेंस रिलीफ एक्सरसाइज। हाँ या ना? यस। तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें? 2 ओनली। पूछा क्या है देखो जरा, करेक्ट पूछा है तो आंसर वुड बी 2 ओनली। एक्सरसाइज है, बिम्स्टेक नेशंस की है, बिम्स्टेक मेंबर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। चले आगे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, पहला एवरी ईयर
ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर, सही बात है। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 3rd ऑफ दिसंबर। सेकंड थीम क्या है इसकी? इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक बात है। व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? लीडरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। याद करेंगे सिंपल, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन के साथ, ये याद रहेगी। इक्वालिटी अचीव करनी है हमें। इक्वालिटी अचीव कैसे होगी? जब सब लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स आप लोगों ने दिए होंगे, नॉट जस्ट बिकॉज ही और शी इज द सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, ही और शी मेल और फीमेल, बट जस्ट बिकॉज ही और शी इज ए ह्यूमन। ह्यूमन राइट्स के अंदर सारे राइट्स आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, स्टैट्यूटरी राइट्स हो गए, ह्यूमन राइट्स के सारे अंदर आ जाएंगे। आ जाओ, ऑप्शन रहेगा आपका सी। और ये मनाया क्यों जाता है? क्वेश्चन अब ये है क्योंकि इस दिन हम लोगों ने क्या किया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, एक नोटिफिकेशन लेकर आया था बाय यूएन। जी मतलब वही जनरल असेंबली, यूएन के द्वारा ही लेकर आया गया था 1948 में। इस डिक्लेरेशन में कुछ चीजें बोली गई थी कि ये चीजें जो हमें अचीव करनी है, और सभी कंट्रीज ने उसके हिसाब से अपने कंट्रीज में फिर लॉज बनाए। तो डे क्या है, थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है, तीनों चीजें क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। पेपर में क्वेश्चन आता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज is defined by which organization? UNESCO. World Heritage Sites designed by, recognized by UNESCO. इंडिया में कितनी है? 49, 49 क्या थी? रामसर साइट्स। देखो पहला, दुर्गा पूजा इज द लेटेस्ट एंड इट इज वन ऑफ द first festival in Asia to achieve recognition as the UNESCO ICH of Humanity. फर्स्ट फेस्टिवल है ये। इसके अलावा और सारी चीजें भी तो हैं, बट वो फेस्टिवल्स नहीं है। दीज आर रिचुअल्स, दीज आर प्रैक्टिसेस, दीज आर दी कल्चरल एक्टिविटीज। फेस्टिवल ये पहला है एशिया का, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड, देर आर टोटल 13 ट्रेडिशन इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ICH। इसको मिला के कितने हो गए हमारे पास? 14 हो गए। पहले कितने थे? 13। पेपर में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोलते हैं इनको, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द यूनेस्को लिस्ट। ऑप्शंस आएंगे, पता होने चाहिए कौन कौन से, टोटल 14 हैं, याद भी रखेंगे इन्हें। क्या उसमें योगा है? क्या उसमें कुंभ मेला है? क्या उसमें वैदिक चांटिंग है? क्या उसमें नवरूज फेस्टिवल है? दुर्गा पूजा तो है ही है। चलो, तो आपने याद रखना है। इसका आंसर क्या लिखूं? ए लिख दें आंसर। चलो, एक तो आंसर इसका ए। टोटल है इंडिया में 14 13 टोटल ये है, और 14वां आपका दुर्गा पूजा है। देख लो जरा, वैदिक चांटिंग है, फिर आपका रामलीला है, कुतियत्तम है, ये संस्कृत थिएटर है बेसिकली केरला वाले साइड में। नेक्स्ट है आपका रम्मान रिलीजियस फेस्टिवल है आपका गढ़वाल हिमालयस वाले एरिया का, उत्तराखंड वाले एरिया में। मुदियत्तू है, ट्राइबल थिएटर है आपका। कालबेलिया फोक सॉन्ग्स है राजस्थान वाले एरिया के। याद करने हैं आपने सारे ये। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है कि मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी, याद आपने करनी है अभी। मेरा काम सिर्फ इतना है आगे कि मैं आपसे कल पूछ सकती हूँ कि इनमें से कौन कौन सी नहीं है। मैं बस रिवाइज करवाऊंगी, मैं याद नहीं करवा रही। दोनों में फर्क है, ठीक बात है। याद करेंगे 13 के 13 को, कल पूछूंगी मैं। आ जाओ नेक्स्ट। नेशनल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट। पहली बात तो माइक्रो ग्रिड का मतलब क्या है?
माइक्रो ग्रिड का मतलब है एक ऐसी ग्रिड, ये जो आपकी तारे निकल रही हैं, दैट्स द पार्ट ऑफ ग्रिड। ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर तक, फिर अगले से अगले, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनकर आ रही है वहां से लेकर पूरी ग्रिड होती है आपकी ये। माइक्रो ग्रिड का मतलब होता है जहां पर कम एरियाज में आपने वायर्स लगाई हुई है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक बात है। पहला देखो स्टेटमेंट, एनटीपीसी हैज अवॉर्डेड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट। ठीक बात है। क्वेश्चन अब ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय द ग्रीन हाइड्रोजन, किस चीज को पता है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है पहले, इस चीज को बताने की जरूरत है दोबारा। सेकंड, इट विल बी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो ये प्रोजेक्ट है क्या, ये बेसिकली क्या होगा, एनटीपीसी का एक इन हाउस जो पूरा का पूरा एक सेटअप है, सिर्फ उसको ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, दैट्स कॉल्ड द माइक्रो ग्रिड। बहुत कम लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंशन है। एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। दोनों में ही हम लोग यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। फर्क सिर्फ इतना है, ग्रे हाइड्रोजन में जो आपके कंपाउंड्स निकलते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं और उनको हम स्टोर भी नहीं करते, बट जो ब्लू हाइड्रोजन है वहां पर हम स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी बहुत हम लोग उसमें करते हैं। वी कैन स्टोर दी कार्बन, दैट कॉल्ड दी CCUS टेक्नोलॉजीज, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजीज, कि जहां पर किसी भी इंडस्ट्री से कार्बन निकला एटमॉस्फेयर में वो ना जाए, उसको आपने कैच किया और आपने उसको स्टोर कर दिया किसी और जगह पर। वो स्टोरेज हो सकता है आपका अंडर द ग्राउंड, वो हो सकता है स्टोरेज आपका विद इन द ओशन, वो हो सकता है विद इन द सॉइल। बट दीज टेक्नोलॉजीज आर वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड दैट इज वाई वी आर नॉट practicing these kinds of activities। ठीक बात है, क्लैरिटी है आपको। चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन, अरिया रैंकिंग्स इनको बोलते हैं। पहली बात तो इसको किसने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस AICTE। इनोवेशन है तो टेक्निकल एजुकेशन वाला कंपोनेंट आ ही जाता है। सेकेंड, इट इज सिस्टमेटिकली रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये बेसिकली ऐसी रैंकिंग है जो ये बताती है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटीज में इनोवेशन की जो कैपेसिटीज हैं वो कितनी ज्यादा हैं, कितनी कम है, क्या वहां पर कोई नई इनोवेशन हो रही है, क्या वहां के बच्चे सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो कि पहले इनोवेट किया जा चुका है, या फिर खुद भी कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए क्या आपने उनको फंडिंग दी, क्या आपने उनको लैब्स प्रोवाइड करी, क्या आपने उनको रिसर्च करने के लिए जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रोवाइड किए। तो इन सब बेसिस पर क्या निकलती हैं, आपकी रैंकिंग्स निकलती हैं। आंसर क्या रहेगा इसका, बोथ 1 और 2। अब क्वेश्चन ये है, इन्होंने क्या किया है, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिक्लेयर किया है। देयर आर 7 कैटेगरीज, जिनमें टॉप के जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। एक तो हमें याद होनी चाहिए सबसे पहली वाली, जनरल, ये वाली जनरल नॉन टेक्निकल। इसमें टॉप किया है आपके इस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नॉन टेक्निकल है बेसिकली ये। दूसरा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये पता होना चाहिए हमें, ये पेपर में याद करना ही करना है हमें। क्या है इसका आंसर, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, IIT मद्रास। सिर्फ एक याद करेंगे, हाँ जी, ऑप्शन से पीछे। अच्छा, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस AICTE, सही बात है। और ये सभी कॉलेजेस को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनोवेशन। कर दूं आगे, चलो दूसरा, एक आपने ध्यान में रखना है, ये साथ साथ आप पढ़ लेना एक बार, जितने याद रहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम जो पहले वाला है और जो आपका सेकंड और थर्ड, ये तो आपने याद करने ही करने हैं। और ये वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाला, ये 5 मतलब ये 4 तो आप याद करोगे ही करोगे। पहले वाला IIT मद्रास है, हम जब जनरल की बात कर रहे हैं टोटल ओवरऑल की। फिर हमने बात करी है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज, जिनको ग्रांट जाती है बाय गवर्नमेंट।
क्या है इसका आंसर? पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी कहां पर है? चंडीगढ़ में। सेक्टर, हाँ, एक पंजाबी यूनिवर्सिटी भी है ना, वो पटियाला में है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज अलग है। कॉलेज में किसने टॉप पे किया है? पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड आपने ये याद रखना है, ये वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जहां हम लोगों ने स्पेशली डिफाइन किया कैटेगरीज को, इग्नू। पंजाब यूनिवर्सिटी आपको याद रह सकती है नॉर्मली, जनरली। आईआईटी मद्रास वैसे याद रह जाएगी, इग्नू भी याद रह सकता है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ये। और आपका सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग पुणे वाला आपने ध्यान रखना, कॉलेज की हम जब बात कर रहे हैं। याद कर लोगे, कल पूछेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। चलो नेक्स्ट, फेसलेस अपील स्कीम। ये स्कीम एक ऐसी है जहां पर जो भी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं या फिर आपने कोई कंप्लेंट दायर करी है तो फिर आपको फिजिकली अपीयर होने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं। दैट्स दी फेसलेस अपील स्कीम। पहली पढ़ो स्टेटमेंट। इट वाज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ या ना? नो। ये किसके लिए है? इनडायरेक्ट के लिए नहीं, ये डायरेक्ट के लिए ही है सर। So this statement is right. Second, it grants an oral hearing to taxpayers through the video conferencing as a matter of right while dealing with their appeals. मतलब ये फेसलेस का कि आपको जाना ना पड़े, फिजिकली अपीयर ना होना पड़े। This is also right. Third, under the scheme there is no need for a physical appearance by the taxpayer or his representative. सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि ऐसी स्कीम है जहां पर जो अपील्स को सुनने के लिए, अपील्स को दायर करने के लिए, उन केसेस को अटेंड करने के लिए आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी जो केस है वो लड़ सकते हैं। एंड दिस इज रिलीज्ड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, ऑप्शन क्या है इसका आंसर? डी, 1, 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट है आपका जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। पहली बात तो जैतापुर है कहाँ? महाराष्ट्र में है, सही बात है। पहली पढ़ो स्टेटमेंट। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। क्या फ्रांस ने दी टेक्नोलॉजी इसके लिए हमें? क्या रशिया ने हमें किसी पावर प्लांट को बनाने के लिए हेल्प करी है? कौन सा है? कुडनुकुलम। रशिया की हेल्प से बनाया वो हम लोगों ने। दिस इज रिगार्डिंग द इंडिया एंड फ्रांस। सेकेंड, जैतापुर वुड बी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट। वर्ल्ड का, इंडिया का भी नहीं, सिर्फ वर्ल्ड का सुनते ही उसने ऐसे करते निलाई है कि भाई नहीं, इंडिया है ये। इतना शक क्यों कर रहे हो तुम इंडिया पे? भाई इंडिया बहुत आगे है, ऐसी क्या बात है? ये बात मैंने बोली और एकदम से बोल दूं कि स्टेटमेंट गलत है। सही है गलत है स्टेटमेंट? ये सही है। ये बना नहीं है अभी, लेकिन जब ये बन जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक ही जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बाय द न्यूक्लियर पावर, वो यहीं पर हुआ करेगी। दैट इज द प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, PHWRs। इंडिया में जब साइंस टेक करोगे तो आपको करवाया जाएगा ये चीज कि इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कितनी स्टेज का है, उनके नाम क्या है, उन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। आपने सुना होगा FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। आपने सुना होगा थोरियम ब्रीडर रिएक्टर्स। तो पहली स्टेज इंडिया की कौन सी है? ये वाली PHWR, सेकंड वाली है FBR और थर्ड वाली है ये थोरियम वाली। हमारा मकसद क्या है कि इंडिया में जो थोरियम है उसको हम यूज कर सके फॉर दी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अभी हम क्या यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए? यूरेनियम।
238 या फिर 235? 235। 238 इज नॉन फिजाइल मटीरियल, इसको यूज करके आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर ही नहीं सकते। हम यूज करेंगे यूरेनियम 235। बट जो पूरा हमारा अर्थ है वहां पर जो यूरेनियम पाया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.7% ऐसा है जो कि है आपका यूरेनियम 235। बाकी 99.3% जो है वो आपका यूरेनियम 238। ठीक बात है। तो इस पूरे के पूरे एक और से 235 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है हमें, उसको हम क्या कहते हैं? एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल। कैसे होता है, क्यों होता है, साइंस एंड टेक में करेंगे। ये स्टेटमेंट सही है दोनों की दोनों? आंसर वुड बी सी। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर वुड बी डी। ओके चलो, नेक्स्ट है आपका अग्नि पी मिसाइल। पी से मतलब क्या है? प्राइम। पढ़ो जरा पहली स्टेटमेंट। इट इज अ 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल। यस। इससे मतलब क्या है आपका कैनिस्टराइज्ड से? क्या समझते हैं इस वर्ड से? फॉल्स तो वो तो बात की बात है क्या चीज ये? इजीली कैरिएबल। आप इसको लॉन्च करवाने के लिए अभी यहाँ पे लॉन्च करनी थी आपने, पता लगा वहां पर और अटैक हो गया तो आपने इसको यहाँ से लेकर वहां तक चले जाना है, तो आप वहां से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। जैसे नाग मिसाइल है ना, नाग मिसाइल यू कैन कैरी थ्रू आउट दी टेरिटरी। चलो सेकेंड, इट इज अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि सीरीज ही कैसी है? बैलिस्टिक सीरीज है। हैज अ रेंज ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर्स। सही वाले कितने हैं? गलत वाले कितने हैं? किसने पहली बार नाम सुना है अग्नि पी का? कि कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है ऐसी ऐसी? अच्छा, इंडिया में देयर वाज अ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983, लॉन्च्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम जी। कान पकड़ के उनको तो। हम लोगों ने उस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल्स को लॉन्च किया था। अग्नि, पटना, पटना से याद कर सकते हो आप। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से अस्त्र नहीं, आकाश। अस्त्र मिसाइल है आपकी बीवी राम। अस्त्र है आपकी बीवी राम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। पेपर में क्वेश्चन आता सीधा सीधा ये। अग्नि और पृथ्वी 2 हैं आपकी इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स। नाग है आपकी एंटी टैंक मिसाइल, और जो बाकी 2 हैं वो हैं आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स। ठीक बात है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी। जो अग्नि पी सीरीज है, देखो इसकी रेंज कितनी है? अराउंड 1000 to 2000। बट इसके लिए तो अग्नि पहले से ही थी। अग्नि 1 की लिमिट क्या थी? 700 किलोमीटर। अग्नि 2 की कितनी थी? 2000 किलोमीटर। जब पहले से ही वो मिसाइल हमारे पास हैं तो फिर हम नई क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अग्नि पी मिसाइल कैन ऑल्सो कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, वो भी कर सकते थे, बस पुरानी होगी वो। मन भरिया वाली बात है। तो मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, इवॉल्व करते रहते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली उनको हटाने के लिए, पृथ्वी को हटाने के लिए भी, अग्नि वाली सीरीज को हटाने के लिए भी हम लोग अग्नि पी मिसाइल लेकर आए हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे, रडार की रेंज में ये नहीं आएगी, तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं अग्नि पी मिसाइल के। क्लियर है सभी को? अग्नि पी मिसाइल क्या है, रेंज कितनी है, कैसी मिसाइल है, किस प्रोग्राम के अंडर बना रहे हैं हम लोग इसको, क्या है ये, कितने स्टेज की मिसाइल थी? 2 स्टेज। फ्यूल कैसे रहेंगे सारे के सारे? सॉलिड फ्यूल। चलो, यहां पर खत्म होते हैं दिसंबर के पहले 25 क्वेश्चन।
कल हम करेंगे। जी जी, थैंक यू। पसंद नहीं आया आप लोगों को मेरा? आप लोगों को पीडीएफ मिल गई? आज किसी ने नहीं बोला मुझे कि पीडीएफ मिल गई मैम, वरना आते पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं, चिल्ला चिल्ला के कान पका दे तुम लोगों ने मेरे। एक ही मिली है? नहीं नहीं, सारी मिल गई भाई, सारी मिल गई है, सारी मिली है। सारी का मतलब 25 नहीं मिली, पहली 4-5 तो मिल गई है। चलो सुनो सुनो, आज की जो पीडीएफ है वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। देखो कितनी अच्छी आवाज आ रही है इसमें। आज की जो पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी आप लोगों के साथ में। उनको पढ़ना, रिवाइज करना और पेपर से पहले उनको भूल मत जाना। रिवीजन इज द की। रिवीजन हम क्लास में भी करेंगे, लेकिन पेपर पे भी आप करते रहेंगे।